सो आज हम बात करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं और उसकी बेसिस पर हम किस तरह से उन वैल्यूज़ को के ऊपर जो भी हम फार्मूला लगाना चाहते हैं या उन वैल्यूज़ से जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं करके स्क्रीन के ऊपर किस तरह से हम जो सा रिज़ल्ट को प्रिंट आउट करा सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने देखा था कि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था जो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था, जिसमें हमने पी, एन और आर इन टाइप के दो वेरिएबल लिए थे और फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल लिए थे। इन टाइप के जो वेरिएबल थे वो पी और एन था, फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल थे वो आर और एस आई थे। पी को हमने खुद से वैल्यू दे दी थी 1000 और एन को हमने 3 की वैल्यू दे दी थी और आर को हमने 8.5 की वैल्यू दे दी थी। इसके बाद हमने फार्मूला लगा के जो है ना एस आई में जो रिज़ल्ट हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 100 का जो रिज़ल्ट आया था उसको हम एस आई वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। लेकिन ये एक जर्नलाइज प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा हमने अगर किसी और नई वैल्यू के लिए अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें दोबारा से जाके प्रोग्राम में पी, एन और आर की वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ती थी और फिर दोबारा से प्रोग्राम को रन करना पड़ता था और फिर से हमको रिज़ल्ट कैलकुलेट करना पड़ता था। तो हम ये जर्नलाइज प्रोग्राम नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे थे कि हम एक जर्नलाइज प्रोग्राम लें जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे या तुम पी और एन आर की वैल्यूज़ दो और उन वैल्यूज़ के ऊपर हम इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और सिस्टम के ऊपर हम प्रिंट आउट करा दें। तो इसके लिए क्या है कि आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यूज़र से जो सा इनपुट किस तरह ले सकते हैं कि ताकि हम देखेंगे वो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और यूज़र से इनपुट लेते हुए हम जो सा वैल्यूज़ कोई भी उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम के यूज़र से हमने इनपुट किस तरह से लेनी है। जो यूज़र से हमने इनपुट लेनी है उसके लिए जो फार्मूला सिंपल जो होता है, जो फंक्शन लगता है वो लगता है स्कैन एफ का। सिस्टम के ऊपर आउट कराने के लिए जो फंक्शन है वो है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ, और उसमें हमने क्या लिखना होता है, यहाँ पे डबल कोट्स, इसके अंदर होता है अपना %d। इसके अलावा आप इसके अंदर करैक्टर भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड भी लिख सकते हैं। %d जो है वो इंट के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा आप यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका नाम लिख देते हैं, सपोज p, और इंट टाइप का वेरिएबल है और ये सिस्टम के ऊपर उसकी प्रिंट करा देता है। जो भी रिज़ल्ट होता है इसको वो सिस्टम के ऊपर प्रिंट करा देता है। इसकी जर्नलाइज फॉर्म भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको इसकी जर्नलाइज फॉर्म भी दिखाई थी। प्रिंट एफ फंक्शन की अगर हम जर्नलाइज फॉर्म देखें तो हम देखेंगे प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग और यहाँ पे आ जाएगा उसके लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये है प्रिंट एफ की जर्नलाइज फॉर्म। ये मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो प्रिंट एफ की ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये किस में डिफ़ाइन हुआ है, जो studio.h लाइब्रेरी है उसमें ये फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है। इसी तरह अब हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको कहते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये फंक्शन स्कैन एफ का फंक्शन में हमने क्या दे देना है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब %d। अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूज़र से लेना चाहते हैं तो %d लिख के यहाँ पे अपर साइन का निशान लगाएंगे और ये यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये अपर साइन का साइन है। अपर साइन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे समझने वाली है। ये निशान है अपर साइन का। अगर मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाऊं तो इसको मैं तो स्कैन एफ %d एंड भी कहते हैं इसको। एंड जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम यूज़र से लेना चाहते हैं, सपोज p, मैंने वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल p डिफ़ाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यू मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ तो मैंने कहा कि स्कैन एफ %d एंड p, और ये हमें क्या कहेगा, ये यूज़र से इनपुट ले लेगा। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है वही अपर साइड का साइन है। ये क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, ये हमने प्रिंट एफ के फंक्शन में आप देख लें कि इधर भी यूज़ नहीं कर ले लेकिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सपोज़ मैंने एक इन टाइप का p वेरिएबल डिफ़ाइन किया हुआ है। इन टाइप का p वेरिएबल है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, ये मेमोरी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुई होती है। हर सेल का एक एड्रेस होता है, हर सेल का एक एड्रेस होता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। और एक अगर जब इंट p टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ है तो उसको सपोज कर लें ये मेमोरी में ये सेल मिल गया है जिसका नाम हो गया p, इसका नाम हो गया p।
अब ये जो एंड का काम, एंड क्या काम कर रहा है, ये बहुत चीज़ें हैं समझने वाली। ये जो एंड है ये कर रहा है, ये स्कैन एफ के फंक्शन को बता रहा है कि ये जो पी वेरिएबल है इसको जो मेमोरी में जो सेल मिला है, ये जो मेमोरी में लोकेशन मिली है उसका एड्रेस ये है। वो स्कैन एफ के फंक्शन को बता रहा है उसका एड्रेस ये है। इस एड्रेस पे जाके जो भी यूज़र इनपुट वैल्यू करेगा, सपोज यूज़र 12 एंटर करता है तो वो कहेगा कि इस जगह पे जाके 12 वैल्यू को रख दो। मेमोरी के इस एड्रेस पे जिसको पी वेरिएबल असाइन हुआ है, पी का ना, उस जगह पे जाके जो भी यूज़र ने इनपुट किया उस एड्रेस को वहाँ पे रख दो। तो ये स्कैन एफ का फंक्शन इस तरह से काम करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, स्कैन एफ के फंक्शन के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने जो सा स्कैन एफ के फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि स्कैन एफ के फंक्शन के हवाले से हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम कैलकुलेट, वही जो लास्ट प्रोग्राम हमने लिखा था कि हम कैलकुलेट इंटरेस्ट कर रहे थे, वो जनरलाइज फॉर्म नहीं थे। अब उसी फंक्शन को, उसी जो प्रोग्राम है उसको अब हम स्कैन एफ के ज़रिए यूज़र से इनपुट लेते हुए लिखते हैं। तो वो किस तरह लिखा जाएगा वो हम देख लेते हैं। हमने क्या करना है, ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसी लाइब्रेरी में दोनों फंक्शन डिफाइन हुए हैं। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें प्रिंट एफ का फंक्शन भी डिफाइन हुआ है और स्कैन एफ का फंक्शन भी डिफाइन हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जी हमने इंट मैन, ये मैन फंक्शन हमारा हो गया। इसमें हमने दोबारा सेम चीज़ ली, इंट पी कोमा एन ले लिया, इंटी टाइप के वेरिएबल ले लिए और 2 फ्लोट टाइप के वेरिएबल ले लिए, और एस आई। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल प्रिंट एफ किया, इंटर, ये हम क्योंकि यूज़र से इंटर करवा रहे हैं तो हमने लिखना है इंटर वैल्यूज़ ऑफ पी एन एंड आर, सेमीकोलन लगा दिया हमने, ये प्रिंट एफ। अब हम स्कैन एफ करा लेते हैं, सिंपल स्कैन एफ परसेंटेज डी परसेंटेज एफ एंड पी एंड एन एंड आर, समझ आ गया। एस आई, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं अपना, पी जो यूज़र ने पी एंटर किया होगा, उसके बाद एन आर डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू एस आई में सेव हो जाएगी। सिंपल अब हमने प्रिंट एफ करा लेना है एस आई की वैल्यू को, परसेंटेज एफ बैक स्लैश एन एस आई रिटर्न 0। ये हमारा जो सा है फंक्शन, हमारा जो मैन का जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया, जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ये पी वेरिएबल को मेमोरी में वैल्यू असाइन होगी जो यूज़र इनपुट करेगा। ये क्योंकि परसेंटेज डी इसका डाटा, क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंट थी इसलिए परसेंटेज डी यूज़ हुआ है। जो आर है इसकी डाटा टाइप फ्लोट थी इसलिए परसेंटेज एफ यूज़ हुआ है। डाटा स्पेसिफायर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कहते हैं, फॉर्मेट परसेंटेज डी ये इंटीजर टाइप के लिए होता है, परसेंटेज एफ फ्लोटिंग या रियल वैल्यूज़ के लिए होता है, रियल वेरिएबल्स के लिए होता है, और जो परसेंटेज सी होता है वो करेक्टर वेरिएबल्स के, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमने इनके ज़रिए स्कैन एफ यूज़र से वैल्यू ले ली, उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके एस आई वेरिएबल में सेव करवा दी, और एस आई वेरिएबल में जो वैल्यू सेव हुई है उसको हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज एफ देते हुए, क्योंकि ये भी फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल था तो हमने सिस्टम के ऊपर प्रिंट टाइप करा लिया। ये क्योंकि मैन का फंक्शन इंट डाटा टाइप रिटर्न कर रहा था तो इसलिए हमने रिटर्न 0 लगा दिया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है। तो ये थी जनरलाइज फॉर्म उसी प्रोग्राम की जिसमें हमने लास्ट टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, और इस प्रोग्राम में हमने स्कैन एफ यूज़र से इनपुट लेते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ तक हमें जी क्लियर हो गया कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। अब हम ये हमारा जो से आज के दिन में जो पूरा पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी अगर हम समराइज़ करें तो उसको हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि कांस्टेंट जो होता है इज़ एन एंटिटी है हुज वैल्यूज़ रिमेन फिक्स्ड। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो, अगर कांस्टेंट जो है सी प्रोग्रामिंग में उनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती है, उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यूज़ कैन चेंज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल एक ऐसा है जिसको हम प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक हो गया। जब हम प्रोग्राम को हम लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे होते हैं तो वेरिएबल किसी भी जगह पे जाके हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जो तीसरी चीज़ है, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स हुज मीनिंग इज़ नोन टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स जिस तरह हमें पता था 1 से लेके 32 तक कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग सी में, जिनका कंपाइलर को पहले ही पता होता है कि इनका मतलब क्या है, और जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उनकी जो
उनको हम एज अ वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कांस्टेंट के नाम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सर्टन रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय बिल्डिंग कांस्टेंट और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हमने जब बिल्ड कर रहे थे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, उनमें हमने कुछ रूल पढ़े थे कि वेरिएबल्स, जो पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, उनमें हमने दिखाया था कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कांस्टेंट को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कांस्टेंट्स की दो टाइप्स थी, प्राइमरी कांस्टेंट से और सेकेंडरी कांस्टेंट से। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट्स आ जाते थे, उसके बाद रियल कांस्टेंट आ जाते थे और कैरेक्टर कांस्टेंट्स आ जाते थे। ठीक हो गया, ये देख लेते हैं। द थ्री प्राइमरी कांस्टेंट्स आर द थ्री प्राइमरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स टाइप इन सी आर इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। वी शुड नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हम कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। कमेंट्स शुड बी यूज टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम और स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। जो कमेंट्स हमने लिखे थे, जिनको हमने कमेंट्स के वाले से हमने बताया था कि ये बता रही है, जस्ट इसका कंपाइलर से कोई ताल्लुक नहीं होता, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ हमारी याद दहानी के लिए होता है, जो प्रोग्राम लिख रहा होता है या उसके फेलोज़ के याद दहानी के लिए होता है कि ये जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है इसका क्या मतलब है और ये क्या कर रहा है प्रोग्राम में, इसका जस्ट ये मतलब होता है। अच्छा, कमेंट्स जो उनसे होते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कमेंट्स जो उनसे होते हैं वो सिंगल लाइन पर भी हो सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन पे भी हमने अगर पिछले लेक्चर्स में देख लिया, हमने सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह लिखे थे और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह लिखे थे, और कमेंट्स को लिखने के दो तरीक़ेकार थे। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। जो आखिरी चीज़ है, इनपुट आउटपुट इन सी कैन बी अचीव्ड यूजिंग स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शन। जो इनपुट होती है वो हम स्कैन एफ फंक्शन के जरिए देते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यूज़र से जो हम इनपुट लेते हैं, और प्रिंट एफ के ज़रिए हम उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करा देते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारे, तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड सी कॉन्स्टेंट्स एंड वाई। जो सबसे पहला है सी कॉन्स्टेंट वो है 3.15। इसके ऊपर ये कोट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये कॉमास लगे हुए हैं। तो कांस्टेंट में जो कॉमास के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, या एक ही क्या आ सकता है, अपना करैक्टर आ सकता है, एक स्पेशल सिंबल आ सकता है, तो ये एक इनवैलिड कांस्टेंट है। ठीक हो गया। दूसरे पे चलते हैं, इसमें कोमा आ गया है, तो हमने कांस्टेंट्स के रूल में पढ़ा था कि कोमा और स्पेसिस नहीं होंगी, तो ये भी इनवैलिड कांस्टेंट हो गया 35,550। इसके बाद अगले चलते हैं 3.25E2। ये एक वैलिड कांस्टेंट है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कौन से कांस्टेंट है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट है। ये एक रियल कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक हो गया। आगे 2E-3, ये भी एक वैलिड कांस्टेंट है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्या है? रियल कांस्टेंट है। आगे हम ये क्या है? इनवैलिड कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कोट्स के ये जो कोमास है, कोमास की एक तो डायरेक्शन दोनों लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एक इस साइड पर डायरेक्शन है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। और दूसरी चीज़ जो है, इसके अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर या एक ही डिजिट या एक ही स्पेशल सिंबल आ सकता है, इसके अंदर पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी इनवैलिड कांस्टेंट हो गया। शो, ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट जो होता है उसके अंदर ये डबल कोट्स लगे हुए हैं। डबल कोट्स में हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है जिसको हमने डबल कोट्स के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड कांस्टेंट है। हमने सिंगल कांस्टेंट पढ़ा है, उसके अंदर हमने सिंगल करैक्टर कांस्टेंट पढ़ा है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे कॉमर्स का मुंह होगा और उसके अंदर एक ही वैल्यू सेव होगी। इसके बाद ये भी एक इनवैलिड कांस्टेंट है क्योंकि इसके भी देख सकते हैं आप कि कॉमर्स की डायरेक्शन गलत है और इसके अंदर पूरा एक वर्ड आ रहा है। 2 की पावर 3, ये भी एक क्या है? इनवैलिड कांस्टेंट है। पावर 3 कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट होती। आगे इसमें 4 स्पेस 6 स्पेस 5 स्पेस 2, ये भी इनवैलिड कांस्टेंट क्योंकि स्पेसिस हमने कांस्टेंट्स के रूल में पढ़ा है कि स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। आगे चल जाते हैं। अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल्स नेम एंड वाई। वेरिएबल्स के नाम ये क्यों गलत है? आप देख सकते हैं, ये एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है पहले वाला। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें ऊपर हमने क्या डाल दिया, एक कोमा ऊपर की तरफ डाल दिया है, तो वेरिएबल्स के नाम में कोई कोमा या स्पेसिस नहीं होंगी, ना ही कोई उसमें कोट्स, एक डबल कोट्स होंगे, ना ही सिंगल कोट होगा। इसी वजह क्या है कि वेरिएबल्स के रूल में कंस्ट्रक्ट करने के टाइम हम पढ़ा है कि वेरिएबल्स के नाम में स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है या एक करैक्टर आ सकता है, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल वो नहीं रहता, और वेरिएबल्स के नाम में स्पेसिस और कॉमा भी नहीं आ सकते। ठीक हो गया। उसके बाद इंट,
इंट क्योंकि कीवर्ड है, इसको वेरिएबल के नाम के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने वेरिएबल्स की कंस्ट्रक्शन के रूल में पढ़ा है कि इंट को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगला है डॉलर हेलो। डॉलर का साइन मैंने अभी आपको बताया है कि वेरिएबल्स का नाम जब आप रखने जा रहे होगे तो उसके स्टार्टिंग में सिर्फ सी जो कंपाइलर है वो सिर्फ क्या अलाउ करता है, या अंडरस्कोर होगा या करेक्टर होगा। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल, कोई कोई डिजिट, मतलब कि डिजिट जिस तरह 1 से 9 तक डिजिट से 0 से 9 तक वो अलाउ नहीं करता है। तो ये भी क्या है, एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। ये अब यहाँ पे हैश ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। डॉट के आगे डॉट आ गया, डॉट नहीं आ सकता, ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। नंबर ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। उसके बाद टोटल एरिया ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। अंडरस्कोर मैन ये इनवैलिड वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, फंक्शन को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। टेम्प अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर डे, अब मैंने बताया कि आप अंडरस्कोर को वेरिएबल्स के नाम में यूज़ कर सकते हो, तो ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। आगे टोटल परसेंट क्योंकि स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर ही वेरिएबल के नाम में यूज़ है, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। फर्स्ट मैंने कहा स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है या कोई करैक्टर आ सकता है, इसके अलावा ना डिजिट आ सकता है ना कोई और स्पेशल सिंबल आ सकता है, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। स्टॉक, इसके बाद डैश लगा के क्यू, ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है, डैश नहीं आ सकती, ये भी स्पेशल सिंबल है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं करती। वेरिएबल स्पेस और कॉमर्स मैंने आपको पहले बता दिया, वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन के रूल्स में ये है कि स्पेस नहीं आएगी वेरिएबल के नाम में, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। परसेंट ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में परसेंट आ गया और एंड पे परसेंट आ गया, जिसके जबकि अंडरस्कोर सिर्फ अलाउड है स्पेशल सिंबल। सैलरी एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, ये बिल्कुल ट्रू है, डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉयड आर रिटन इन सी, ये बिल्कुल, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको सी में लिखा गया है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन ईजिली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर ऑफ पीसी लैपटॉप, ये भी ट्रू है। सी प्रोग्राम जो होता है, सी जो लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है पीसी के हार्डवेयर से और लैपटॉप के हार्डवेयर से। अगली चीज़, अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज़, अ रियल कांस्टेंट इन सी कैन बी एक्सप्रेस इन बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ट्रू, रियल कांस्टेंट को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल, जिसको हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर्स देखे हो तो उनमें मैंने ये डिस्कस किया है। अ करैक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर ओनली वन करैक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। करैक्टर वेरिएबल में सिर्फ एट अ टाइम एक ही करैक्टर आप सेव कर सकते हैं, या एक इंटीजर आप सेव कर सकते हैं, या एक करैक्टर आप इसमें सेव कर सकते हैं, एक स्पेशल सिंबल सेव कर सकते हैं, या एक डिजिट सेव कर सकते हैं। अगली, अब मैक्सिमम वैल्यू डेट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव वेरीज फ्रॉम वन कंपाइलर टू, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था आपको कि अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो उसमें जो इंटीजर की रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। अगर 32 बिट का कंपाइलर होगा तो उसमें वेरिएबल्स की जो रेंज होगी, वेरिएबल्स की जो वैल्यू जो लेते होंगे वेरिएबल्स, उनकी रेंज बड़ी हो सकती है। तो कंपाइलर टू कंपाइलर जो इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। यूजली ऑल सी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल केस लेटर, बिल्कुल ट्रू है। हम जितने भी स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग वो स्मॉल केस लेटर में लिखते हैं। स्पेसिस में बी इंस्टर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स इन अ सी स्टेटमेंट, बिल्कुल, सी स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो हम वर्ड्स के दरमियान में दो वर्ड लिखेंगे तो उनके दरमियान में स्पेस देंगे, ये अच्छी एक चीज़ होती है। तो ये स्पेसिस कैन नॉट बी प्रेजेंट विद इन अ वेरिएबल, बिल्कुल ठीक बात है, स्पेसिस और कोमा वेरिएबल्स के नाम में नहीं आ सकती। ठीक हो गया। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम कॉल एडिटर, ये गलत है, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ना कि एडिटर। एडिटर पे हम जस्ट क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। Most development environments provide an editor to type a C program and a compiler to convert it into machine language, बिल्कुल सही बात है। जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं उनमें हमें एडिटर दिया जाता है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर यूज़ करते हैं कि ताकि हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें अपने प्रोग्राम को। तो जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होते हैं हमें वो एडिटर भी देती हैं, कंपाइलर भी देती हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को लिख कर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। इंट, करैक्टर, फ्लोट, रियल, इंट, चार, फ्लोट, रियल, इंटीजर, करैक्टर, चार, मेन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ आर ऑल कीवर्ड्स, नहीं ये गलत है। ना ही इंटीजर जो है वो एक इंटीजर कोई कीवर्ड नहीं है, ना ही करैक्टर को कीवर्ड है। ठीक है। इंट, चार, फ्लोट ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जो है चार भी जो है ये भी कीवर्ड है। ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये फंक्शंस हैं, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है। ठीक हो गया। अब हम मैच कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। ये जो बैक स्लैश एन है ये क्या है, इसको कहते हैं हम बैक स्लैश एन क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है। उसके बाद 3.145 ये क्या है, ये है
इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ है ये एक रियल कांस्टेंट है, ठीक है। -6513 ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डी ये करेक्टर कांस्टेंट है। 4.25 ई पावर ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है, ठीक हो गया। या इसको आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं मेन, ये एक फंक्शन है, ठीक है। %f %d %g ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये सेमीकोलन ये क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये कांस्टेंट क्या है, लिटरल है। और वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर है। एंड क्या है, %, ये क्या कहता है जी, इसको ये कहता है जी कि %, इसको कहते हैं। और इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक हो गया। उसके बाद हम प्रिंट एफ, ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है। और स्कैन एफ जो है वो इनपुट फंक्शन, ठीक हो गया। अब हम इन प्रोग्राम्स में एरर्स देख रहे हैं। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, इंट मैन, इंट ए कोमा फ्लोट बी कोमा इंट सी। इस तरह से नहीं लिख सकते कोमा, आपने एक जगह पे एक आगे कोमा डाला, इसको सेमी कॉलन में कन्वर्ट करना था। कोमा नहीं लेता क्योंकि इसके आगे अब नया डाटा टाइप शुरू हो गया है। और जो है ना इसमें बी इसको आपने फ्लोट को नीचे ले आना था। लाइन में आप लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन सेमी कॉलन टर्मिनेटर लाजमी यूज़ हो जाओ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो रही है, वहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ नहीं हुआ है, तो पहली लाइन में ये गलती है। दूसरी लाइन में अगर देखें तो a = 25 बिल्कुल ठीक है। सेमी कॉलन b = 3.24 सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर c। तो पहली लाइन में जो है इसमें गलती है। दूसरे चल लेते हैं b में। अब इसमें देखें कि जो कमेंट्स है, कमेंट्स को नेस्ट नहीं किया जा सकता, नेस्टेड कमेंट्स अलाउड नहीं है सी। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या कमेंट्स को क्या कर दिया गया है, नेस्टेड कर दिया गया है। तो ये एक इलीगल चीज़ हो गई है जो कि सी को नहीं समझ आएगी, इसको एरर दे देगा। इसके बाद हम अगर मैन के फंक्शन में है तो हम देखते हैं इंट a = 35 सेमी कॉलन फ्लोट b = 3.24, ये बिल्कुल ठीक है। हम प्रिंट एफ कराते हैं %d %f %d a को हमने प्रिंट कराया, वो %d है बिल्कुल, क्योंकि उसके इंटीजर टाइप है। तो %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए ये यूज़ किया। %f b क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो उसके अंदर हम 1.5 को ऐड करके, ये भी बिल्कुल ओके है। और तीसरा 3 ये कांस्टेंट है 235, इसको भी हम %d लिखे, तो ये ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इशू क्या है कि जो कमेंट्स है उनको नेस्टेड किया गया था। सी प्रोग्राम में आ जाते हैं, तीसरे प्रोग्राम में हम आ जाते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड इंट मैन, इंट a b c बिल्कुल ठीक है। स्कैन f %d और ABC बिल्कुल, ये प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। जस्ट आपने एक चीज़ यहाँ पे देख लेनी है कि जब इंट, ये ऊपर भी प्रोग्राम्स जितने भी हमने डिस्कस किए उनमें रिटर्न 0 नहीं लगाया, तो रिटर्न 0 आपने लाजमी लगा लेना है, ताकि इसका ये मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, ठीक है। अगला प्रोग्राम डी में चले जाते हैं। हैश इंक्लूड studio.h इंट मैन, इंट m1 m2 तो m3, इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, पहली लाइन में ये गलती है, एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया गया है। दूसरा प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ मास इन 3 सब्जेक्ट, उसके आगे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया गया है। इसके आगे तीसरा प्रोग्राम स्कैन एफ %d एंड m1 ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया गया है। और आखिरी प्रिंट एफ यू इंटर्ड %d %m, तीसरी लाइन बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने अटैम्प्ट कर लिया जी, हमने ये चीज़ें, इसकी एक्सरसाइज भी अटैम्प्ट कर ली। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आकर हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्लियर हो गया है। तो अगर आप में इस चैप्टर में आपको कोई एम्बिग्यूटी है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ गई तो उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।